भानु प्रताप जी मेरे साथ है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक वरिष्ठ वकील भी हैं। तो सर आपका क्या नजरिया है इन सारे चुनावी नतीजों को लेकर? जिस तरह देखने को मिल रहा है, एक बार लग रहा है महागठबंधन की सरकार बनेगी, एक बार लग रहा है बीजेपी की सरकार बनेगी, तो किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जो इस समय नतीजे हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट होता चला जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बिहार में इस बार अब बनेगी, बने जा रही है। देखिए, मैंने बहुत पहले अरुण जी बार बार कहा है आपके साथ में, मैंने बहुत बार ये कहा है कि बीजेपी ने इस बार जिस तरह से गठबंधन किया है, जिस तरह से पूरी फील्डिंग की है, उस फील्डिंग का नतीजा ये है कि ये नीतीश कुमार को बिल्कुल यहाँ ठीक साफ कर देंगे। और जो परिणाम है वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का वोट तो ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार को अपना वोट ट्रांसफर नहीं किया। अगर ट्रांसफर किया जाता प्रॉपर तरीके से, तो जिस तरह से बीजेपी की 70 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 75 के आसपास सीटें चल रही हैं, इस समय की जो सिचुएशन है, मतलब इस समय समझिए कि 7-8 बज रहे हैं, जो भी है समय, उस समय में जो सिचुएशन है बीजेपी 75 के आसपास है और वो 39 पे है। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं इसको ही बनाएंगे। नहीं, ये तो कहने की बात है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगी, आने वाले जो समय है। ऐसा वैसे मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इतनी सीट लेने के बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएगी, लेकिन आने वाला समय, क्योंकि मुझे लगता है जैसे चल रहे हैं। मोदी जी की जबान पे आपको विश्वास नहीं? नहीं, मोदी जी की जबान पे तो मुझे क्या, किसी को विश्वास नहीं है। मोदी जी की जबान का कभी कोई भरोसा था ही नहीं, है भी नहीं, कोई उनकी जुबान नहीं है। कब पलट जाए, किस समय पलट जाए, उसका कोई भरोसा ही नहीं है। आप उस चीज को छोड़ दीजिए। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए, अपनी राजनीतिक भूख के लिए, सत्ता की भूख के लिए वो क्या कर गए ना, कोई नहीं जानता है। और जो परिणाम है उस परिणाम से साफ है। एक मोदी जी के हनुमान थे, वो जीरो हो गए। हनुमान जी जो जीरो हो गए, जो सीना पार चीर के दिखा रहे थे ना, मोदी जी मेरे सीने में है, पता नहीं निकल के चले गए। कह रहे हैं मोदी जी ने जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको भी निपटा दिया है और इधर नीतीश कुमार। मैंने ये बात तभी भी कही थी, मैंने ये बात तभी भी कही थी। देखिए, पासवान जी बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी थे राजनीति के। और जो इस समय पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान, उनको राजनीति का अनुभव नहीं। इसमें चाहे वो बुरा माने या कुछ भी, लेकिन हकीकत ये उन्हें पता नहीं है। और इतने बड़े ये सब खिलाड़ी बीजेपी और ये सब मोदी जी और ये जितने भी हैं, ये जो जिस तरह से खेल करते हैं, उनको कभी एहसास भी नहीं हो सकता। और नतीजा ये हुआ, मैं यही कह रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अपने दम पे सरकार बनाएगी। जहां तोड़फोड़ करनी है, कैसे करनी है, वो जानते हैं। और नीतीश कुमार जी को ठिकाने लगा देगी, एलजेपी को ठिकाने लगा देगी। और रिजल्ट यही है कि हनुमान जी जीरो हो गए, नीतीश कुमार 39 पे आ गए, दोनों ठिकाने लग गए। अब आने वाला जो समय, ये रात जैसे जाएगी, कल सुबह जिस तरह के परिणाम आएंगे, मुझे पक्का विश्वास है इन सारे हालात से, जिस तरह से, क्योंकि ये ट्रेंड अभी का नहीं है। ये ट्रेंड अगर आप देखें तो ट्रेंड ये 12 बजे के बाद से लगातार चल रहा है। और 12 बजे के बाद से बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, वो लगातार ऊपर ही है। सो इस स्थिति को अगर हम देखते हैं तो एनडीए की सरकार बननी बने। और इसका केवल एक खेल है। मैंने बार बार कहा था, बहुत बार लोगों को चेता रहा था, खूब मैंने कस के कहा कि ये सब उसका खेल है, ईवीएम का खेल है। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता, ईमानदारी से ये चुनाव होता, तो जो भीड़ आई थी तेजस्वी की रैलियों में, वो किराए की भीड़ नहीं थी, वो केवल तेजस्वी का चेहरा देखने नहीं आई थी। वो भीड़ वो थी जो तेजस्वी की बातों से सहमत थी और 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा तेजस्वी ने कहा था, उससे प्रभावित थे। और बीजेपी का जो जंगल रास्ता, यूं कहो कि जो बुरा राम रास्ता, उससे बहुत बुरी तरह से परेशान से, लॉकडाउन में जिस तरह से परेशान हुए, उस सब के कारण जो प्रवासी मजदूर थे और उनके सारे लोग थे, वो बहुत परेशान थे, किसी हालत में उसको देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो तेजस्वी के साथ में थे। और उन सब ने केवल साथ में नहीं थे, वोट दिया। लेकिन परिणाम जो आ रहे हैं, वो परिणाम तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। मुझे चौंकाने वाले नहीं, मैं तो जानता था क्या कहानी है, लेकिन लोगों को चौंकाने वाले हैं। और लोगों ने कुछ कहना भी शुरू कर दिया, ईवीएम, अरे हम पहले से कह रहे हैं ईवीएम का खेल है, ये ईवीएम की कहानी है। और बीजेपी की फील्डिंग ये है कि सरकार बनानी है। तो एक तरफा हो जाता अब तक अगर ईवीएम का खेल है तो। देखिए, आप बताइए, ईवीएम किस लिए इस्तेमाल की जा रही है? सरकार बनाने के लिए। सरकार बना ली उन्होंने, सरकार बन जाएगी उनकी, उसमें क्या दिक्कत क्या है? तो जब सरकार बन जाएगी तो ईवीएम से जो फायदा लेना वो ले लिया। ये भी तो उन्हें सेट। देखिए, इस मामले में
मैं वाकई में बीजेपी के जो थिंक टैंक है, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, योजनाकार हैं, वो वाकई बहुत ही शातिर दिमाग के लोग हैं। इस तरह की फील्डिंग बनाते हैं कि कोई दूसरा एहसास ही ना कर सके कि ये ईवीएम से हुआ है। ये उनकी कलाकारी है। उन्होंने उतना ही किया है जो जितने पे कभी आप एहसास ही नहीं कर सकते, लोग सोच भी नहीं सकते कि ईवीएम में खेल है। अन्यथा मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जितने भी ये सारे हैं नीतीश कुमार जी मिला के, ये टोटल 70 सीट नहीं ला सकते थे। 120 की तो बात बिल्कुल नहीं ला सकते थे। ये पूरा एनडीए जो मिला के 70 सीट नहीं ला सकता था, लेकिन अब 70 से ज्यादा तो बीजेपी की हैं। तो ये सब ईवीएम का खेल है। किस तरह से खेलना है ये वो जानते हैं, ताकि जो इसके विरोध में आंदोलन, हम जैसे लोग जो लगातार बोल रहे हैं, लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं और अब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं, उस सबको थोड़ा सा जो है धक्का लगे, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो सेटिंग बहुत तरीके से की गई है। ईवीएम का खेल है और आप सुबह होने दीजिए, आ जाने दीजिए, 10-12 घंटे और हैं। कल जो है आपको सामने होगा नतीजा, सुबह सुबह आपको पता लग जाएगी कि एनडीए जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है। ये सुबह सर जब पोस्टल बैलेट की जब गिनती शुरू हुई, उस दौरान जो है महागठबंधन के लोग बड़े खुश हो गए कि भाई हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। जैसे ईवीएम शुरू हुआ उसके बाद फिर जो है महागठबंधन पिछड़ना शुरू हुआ, उसके बाद एनडीए ने बढ़त लगातार बनी और अब तक बनाए हुए हैं। तो ये इसलिए है अरुण जी, यही तो सारे खेल है। देखिए, जब पोस्टल बैलेट में आप आगे जा रहे हैं तो पोस्टल बैलेट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां का जो है ना, वो पूरी उस विचारधारा को या लोगों की उस भावना को जो दर्शा रहा है कि भाई लोग जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव हैं, उनसे, आरजेडी से और जो महागठबंधन है उससे सहमत है, इसीलिए इस तरह का जो उनको मत मिल रहा है। लेकिन जैसे ईवीएम का खेल शुरू हुआ है, आपने देखा सब मामला पिछड़ता चला गया। और जब से ये पिछड़ा है, आप देखिए 12 बजे के बाद से जो एनडीए ही वही ऊपर चल रहा है लगातार, 120 132 तक पहुंच गया। पूरी तरह से कंफर्म है बीजेपी मैं पक्का, मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, अगर इतना दम है एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर इस धरती से, भारत भूमि से पूरी तरह से सफाया ना हो जाए बीजेपी का और बीजेपी के गठबंधन का, तो आप कहना सब साफ हो जाएगा। केवल बीजेपी और गठबंधन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से जीत रहा है। ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म। तो आपका साफ तौर से कहना है कि ये जो वोट मिली है, ये जो बीजेपी के खाते में जो इतनी सारी वोटें जा रही है, ये जनता ने नहीं दिया है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इतने वोट मिल ही नहीं सकती, उन्हें इतने वोट है ही नहीं। आपने तो कवर किया है। मैं तो, आप चलिए मेरी बात छोड़ दीजिए, आपने वाले कह रहे हैं हमारे वोटर साइलेंट वोटर है। ये सब बेकार की बातें हैं। साइलेंट वोटर साइलेंट जैसा होता तो जितना साइलेंट था उस वोट ना, उसी हिसाब से वोट देनी थी। लेकिन जो मुखर होके बोल रहा है, आपको साइलेंट दिखाई दे रहा, मुखर होके बोलने वाला नहीं दिखाई दे रहा। जो मुखर होके तेजस्वी की उसमें जो रेला कर रेला आ रहा है, वो कह रहे वो हुड़दंग, वो किराए के हुड़दंग नहीं थे, वो नौजवान थे, वो लोग वो थे, दुखी थे, पीड़ित थे, बीजेपी की राज से पीड़ित थे, मोदी जी की नीतियों से पीड़ित थे, मोदी जी के झूठ से परेशान थे। वो सारे के सारे सैलाब था, जन सैलाब, जो तेजस्वी के साथ में था। लेकिन वोट जिस तरह से पड़ी हैं, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, उससे साफ है कि ये सब ईवीएम का खेल है और कुछ नहीं है। मैं किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं हूं, किसी सूरत में ये बात सच नहीं है कि जो लोग तेजस्वी यादव की रैली में आए, उन्होंने तेजस्वी को वोट न दिया हो। तेजस्वी का चेहरा देखने नहीं आए वो। अगर चेहरा देखना होता तो टीवी पे आता, कोई दिक्कत नहीं। एआईएमएम को जो 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसको लेकर भी बड़े आश्चर्यचकित है कि बड़ा कमाल कर दिया। नहीं, निश्चित, देखिए निश्चित रूप से जो उसको एआईएमआईएम को जो मिली है वोट, निश्चित रूप से ओबीसी साहब की जो अपनी परफॉर्मेंस है और जो मुस्लिम समाज है, उसे लगता है कि भाई ये हमारे एक नेता है। महागठबंधन को हराने में सबसे बड़ा रोल रहा। आप देखिए कि सीमांचल में जिस तरह का उन्हें सपोर्ट मिला है ओबीसी साहब को, तो अगर वो वोट उन्हें नहीं मिलती तो वो कम से कम बीजेपी को तो नहीं मिलती। आप लिख लिए दावे के साथ में कि जितना वोट और परसेंटेज उनको मिला है, 30%, कहीं 50%, जिस तरह से उनको वोट मिला है सीमांचल में, वो वोट कम से कम बीजेपी का नहीं था। वो वोट मुस्लिम वोटर था। अगर ओबीसी साहब को नहीं मिलता तो वो वोट आरजेडी को जाता। निश्चित रूप से वो गढ़ कहा जाता है। निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो रहा हूं, मैं तो घुमा हूं, मैं तो सीमांचल में अभी भी घुमा हूं। सीमांचल में जिस समय सीए एनआरसी का आंदोलन चला था, मैं सीमांचल में मैंने कई मीटिंग्स की, कई रैली की, मैंने देखा है वहां सब कुछ। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ओबीसी साहब की वजह से बहुत इस बात पे फर्क पड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा, ओबीसी साहब से भी कहीं ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो ईवीएम का खेल है। ईवीएम नहीं,
तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती। ये भी कहा जा रहा है जहां जहां मोदी जी की रैली हुई वहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। नहीं, कहने को देखिए, वो तो दिखाने के लिए, वो नौटंकी करने के लिए वो तो दिखाएंगे ना कि भाई मोदी जी का जादू अभी भी चल रहा। मोदी जी का जादू वादू कुछ नहीं है, मोदी जी की कहानी खत्म हो गई, जादू खत्म हो गया, हवा उनकी निकल गई, बिल्कुल कुछ रहा नहीं है। और वो मेरे कहने की बात नहीं है। आपने पटना में उनकी रैली कवर करी, सारी सीटें खाली पड़ी थी, आपकी वीडियो में देखा है मैंने। तो जब आप देख रहे हैं, वह जमीन पे जाके देख रहे हैं, और आपने रैली कवर करी है, तेजस्वी यादव की भी, सीमांचल में भी आप गए हैं, आपने सब कुछ देखा है। तो जो आपने कवर किया है उससे ये बात सिद्ध होती है, उससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता तो जिस तरह की सारी जो लोग उनकी रैलियों में आए हैं, उनके हिसाब से बीजेपी का और आरजेडी, इसका जेडीयू का सुपड़ा साफ हो जाता। इतनी सीटें बीजेपी गठबंधन ही नहीं आनी थी, एनडीए मतलब ही नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। वहां देखिए, आप जातीय समीकरण भी अगर देख लेते हैं, उस जातीय समीकरण के अनुसार भी जो एमवाई समीकरण है या और जो सारी चीजें हैं, आप देखिए तेजस्वी ने बहुत से सवर्ण समाज के लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से अपने साथ में लाके उन्हें टिकट दिया। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से तेजस्वी को वोट बहुत ज्यादा मिलनी थी, आरजेडी को वोट बहुत ज्यादा मिलनी थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी कह रही है तेजस्वी पर जो है लोग विश्वास नहीं कर पाए, और बीजेपी के लोग लगातार पूछ रहे तो बावड़े थे वो कि भैया आप बताओ अब ईवीएम ठीक है कि नहीं है। वो बावड़े थे। अगर बीजेपी ये पूछ रही है कि ईवीएम ठीक है या नहीं ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। नहीं तो तुम्हें क्या कर रहे हो? अगर तुम सब कुछ ठीक है, ईवीएम सही है, तो बीजेपी को यह कहने की क्या जरूरत है? अगर बीजेपी हर चुनाव में ईवीएम को मुद्दा बना के ये कहती है कि ईवीएम देखिए, ईवीएम सही है, ईवीएम सही है, इसका मतलब यह है कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। अन्यथा बीजेपी को कहने की क्या जरूरत है ईवीएम की? जब सही है तो सही है, क्यों कह रहे हो आप? बीजेपी का कहना यह सिद्ध करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और जिस दिन ईवीएम इस देश से हट गई, बैलेट पेपर आ गया, बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी, उसमें से बहुत लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। मैं दावे के साथ ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन चला हमारा। देखिए, हम देश हित की बात करते हैं, देश की जनता के हित की बात करते हैं, और ईवीएम की लड़ाई हमारे विचार से इस देश की आजादी की, भारत की आजादी की दूसरी लड़ाई है, ईवीएम को हटाना। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी साफ हो जाएगी, और जो लोग आएंगे आगे, हो सकता है मैं तो आह्वान भी करूंगा कि अच्छे लोग राजनीति में आके सत्ता को संभालें और बढ़िया काम करें, लोगों के लिए करें। इन चुनाव के बाद क्या कितना असर पड़ेगा ईवीएम को लेकर, आंदोलन को लेकर आने वाले चुनाव? मैं समझता हूं जनता को समझ जाना चाहिए, इसके बाद और कुछ जरूरत रही नहीं है। जनता को समझ जाना चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना ही पड़ेगा, लोगों को सड़क पर आना ही पड़ेगा। केवल इसी मुद्दे को अगर लेके आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जिस दिन ईवीएम को लेकर जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो गया, आप समझ लीजिए कि ईवीएम की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ, लोग सड़क पर नहीं आते हैं, जन आंदोलन नहीं बनता है, तो अरुण जी मैं आपको कह रहा हूं, ये तो बिहार का चुनाव है, आने वाले 2021 में जो है चुनाव होना है उसका, बंगाल का और असम का, और वहां पे भी चुनाव होना है, तमिलनाडु में भी। हालत सब जगह कैसी होनी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, सबको समझ। अभी बीजेपी अभी कह रही है आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, अगर बहुमत नहीं मिल रहा है तो। नहीं, कौन पचा सकता है? हाजमा तो सबसे ज्यादा बीजेपी का ही है। जितनी बेईमानी कर लो, बीजेपी का ही हाजमा बढ़िया। मतलब कितने पैसे पचा जाते हैं, कितने विधायकों को पचा जाते हैं, कितने ही एमपीओ को पचा जाते हैं। पचाना तो भैया बीजेपी जाने हैं, सब कुछ, और कोई नहीं पचा सकता। और तो यह है कि अगर गलत है तो गलत को साफ ही कह देते, उगल देते हैं साथ के साथ में। बीजेपी गलत को हड़प कर जाती है, और बीजेपी इस गलत से जो है बड़े आराम से जीत रही है, ईवीएम से जीत रही है। हटा देना, मैं जब बड़ा तुम अपने आप को वो समझते हो, बड़ी महारथी समझते हो कि जनता ने साइलेंट वोट दिया, ये दिया वो दिया। अब ये तुम्हारी साइलेंट वोट, तुम्हारी ये 60% वोट, तुम्हें सब चाहने वाले, 72% मोदी को चाहने वाले, एक बार, सिर्फ एक बार इस देश में ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश की जनता तुम्हें कहां तक जो है दफन कर देगी, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। बीजेपी कभी उसके बाद चुनाव में जीत नहीं सकेगी, किसी भी प्रदेश में नहीं, सेंटर में भी नहीं जीत सकेगी, 100 भी सीटें नहीं ले पाएगी। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में आपको क्या नजर आ रहा है? देखो, किसी पार्टी को बहुमत मिले ना मिले, अगर मैं आपकी बात भी मान लेता हूं, और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी रही है, तो जब वहां सिक्किम पिक्किम जैसे प्रदेश में जाके 2 सीट आने पर बीजेपी सरकार बना लेती है,
तो यहाँ तो इतनी सारी सीटें, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कितने ही एमपी खरीदने पड़े, वो एमएलए खरीदने पड़े, उसे कोई चिंता नहीं। एमएलए खरीदने के लिए उसके पास खूब पैसा आप कह रहे हैं है। सरकार- पीएम केयर फंड का पैसा काय काम आवेगा? ऐसे तो काम आवेगा। सब ये सारी चीजें उनके पास पैसे का इंतजाम है। और अब तो जब सरकार बनेगी तो किसी को मंत्री भी बना सकते हैं। तो सब कुछ पूरी बिसात उन्होंने बिछा रखी है। सरकार मेरे विचार से जो अब तक की सारी स्थिति है, बीजेपी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब नहीं बनेगी तो 2 महीने बाद तो सरकार बनेगी। कुछ भी कह लीजिए, बिल्कुल वो भी सही कह रहे हैं। तो लोगों का अनुभव है, लोग जानते हैं कि भैया ये तो खरीद फरोख्त तो बीजेपी कर सकती है, और खरीद फरोख्त भी क्या करे, अगर दूसरे के होंगे तो उन्हें रिजाइन करवा देगी, फिर बना लेगी। तो बीजेपी ये सरकार बनाने के सारे हथकंडे कहा जा रहा है यही राजनीति है। यही भाई उन बीजेपी के लिए राजनीति बहुत पवित्र क्षेत्र है। सेवा का इससे बड़ा क्षेत्र नहीं है। राजनीति बहुत पवित्र होती है, लेकिन ऐसे लोगों ने जिन्होंने मंडी बना दिया इसको, विधानसभाओं को, संसद को, जहां एमएलए एमपीओ की खरीद फरोख्त होती है, तो भैया वहां तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लोगों का अनुभव है पीछे का, जैसे देखा है एमपी खरीदे गए, एमएलए खरीदे गए, उसी आधार पर लोग कह रहे हैं कि भैया अब नहीं बनेंगे तो 2 महीने बाद बना लेंगे। सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। तो थे मेरे साथ भानु प्रताप, जिनसे हमने बातचीत की। बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें